नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, today inshallah we will discuss chapter 2, that is introduction to financial accounting। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर अगर खुदा ना खास्ता किसी का मिस होता है तो उसका काफी लॉस होगा, क्योंकि ये वो चैप्टर है खास तौर पे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए आगे अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो इसी चैप्टर पे बेस करेंगे। कल जो हमने चैप्टर कवर किया था, अगर वो चैप्टर किसी ने मिस भी किया है उसमें कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वो जनरल डिस्कशन था रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो वो चैप्टर इतना मतलब ठीक है, चैप्टर आपका पार्ट ऑफ सिलेबस था, वी हैव टू कवर, हमने उसको डिस्कस किया, लेकिन वो चैप्टर सिर्फ डेफिनेशन की हद तक था और हमने थोड़ा सा इस चीज को सामने रखा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज इंट्रोडक्शन टू योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फंडामेंटल्स यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, जिनको अकाउंटिंग के नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, और एलिमेंट्स भी कहा जाता है अकाउंटिंग के एलिमेंट्स, या इनको नेचर ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब ये क्या है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या नेचर ऑफ अकाउंट, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग के पिलर। अकाउंटिंग की बुनियाद 5 अकाउंटिंग के पिलर हैं, 5 अकाउंटिंग की नेचर हैं, या 5 अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं। और पूरी अकाउंटिंग थ्रू आउट जो आप पढ़ेंगे इन्हीं 5 पिलर पे चलेगी। वो जो डेबिट क्रेडिट स्टूडेंट अक्सर नॉन कॉमर्स वाले सुनते हैं कि कॉमर्स वाले कहते हैं ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स पे बनाए गए हैं। अगर ये 5 एलिमेंट्स आपको क्लियर हैं तो आपको इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें 5 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज एसेट, सेकंड वन इज लायबिलिटी, थर्ड वन इज इक्विटी भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, या उसको कैपिटल भी कहा जाता है। फोर्थ वन इज रेवेन्यू, एंड फाइनली वी हैव एक्सपेंस। ये 5 जो अकाउंटिंग के पिलर हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये अकाउंटिंग की शान है, अकाउंटिंग की जान है, अकाउंटिंग की पहचान है, अकाउंटिंग की मान है। याद रखिए अकाउंटिंग इन सुतूनों पे चल रही है। एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे हम कहते हैं कि बीइंग मुस्लिम हमारे अरकान इस्लाम 5 है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के पिलर की, अकाउंटिंग के सुतून की, अकाउंटिंग के एलिमेंट्स की, दुनिया भर की अकाउंटिंग, आप अकाउंटिंग में बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन, नो डाउट जो क्वालिफिकेशन आप ले रहे हैं वन ऑफ दी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ये अकाउंटेंसी में, CMA, CA, ACCA प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है। तो याद रखिए ये 5 जो आपके एलिमेंट्स है
ये हर जगह पे अप्लाई होंगे। हर ट्रांजेक्शन से पहले यू हैव टू चेक what you are going to record, either asset, liability, capital, revenue और expense। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स आपके पास ये 5 है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉमन वर्ड है, अगर आपको इसको याद करने का एक आसान सा वर्ड है, CLEAR। अकाउंटिंग इज वेरी क्लियर। अगर आप ये क्लियर का वर्ड पढ़ें तो इस क्लियर वाले वर्ड में ये 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। C मतलब कैपिटल, L मतलब लाइबिलिटी, E मतलब एक्सपेंस, A मतलब एसेट और R मतलब रेवेन्यू। तो अकाउंटिंग इज वेरी क्लियर। और ये 5 अगर आपको सही से पता है ना, तो आगे आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे डेवलप हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन के आपको इन 5 में डिफरेंशिएट करना आता हो, आपको इन 5 की पहचान हो कि व्हाट इज एसेट, व्हाट इज अ लायबिलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है। वन बाय वन इसके ऊपर बात करूंगा। इसमें इक्वेशन भी आती है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करूंगा। इन्हीं एलिमेंट से अकाउंटिंग इक्वेशन ड्राइव होती है। तो ड्यूरिंग टुडेज लेक्चर इंशाल्लाह अकाउंटिंग इक्वेशन वी विल आल्सो डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, एसेट। तो सबसे पहले हम एसेट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसेट किसको कहा जाता है। जी, कैन एनीवन टेल मी कि एसेट क्या होता है? जी सर, असासे होते हैं। देखिए ये आपने अच्छी बात है उसको ट्रांसलेट किया है उर्दू में कि एसेट को असासे कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। अब ये असासा जो है ना, थोड़ा सा प्योर उर्दू का वर्ड है। बाद स्टूडेंट तो शायद हमारी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम नहीं समझ पाते कि ये असासे से क्या मुराद है। तो ठीक है, वेरी गुड, आपने उर्दू में तर्जुमा किया। कोई और? एनीवन? अच्छा, एनीथिंग विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश वो एसेट होता है, जरूरी है। देखिए ये नहीं है कि एनीथिंग विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब लोग समझते हैं कि ये है डेफिनेशन एसेट की, ये डेफिनेशन नहीं है। जी, एनीवन हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग एसेट? नो। अच्छा, अब आप देखिए मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एसेट की बात करूं, एसेट देखिए अगर मैं सिंपल वन वर्ड में इसको डिफाइन करूं ना, तो एसेट कहा जाता है रिसोर्स को। किसको कहा जाता है? हाँ, आपकी जो रिसोर्सेस है उनको एसेट कहा जाता है। यानी मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं वन वर्ड में कहूंगा तो इसको कहते हैं रिसोर्स। लेकिन अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं या अकाउंटिंग का जो बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने जब एसेट को डिफाइन किया तो उन्होंने एसेट की डेफिनेशन जो बताई है वो मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं। कहते हैं कि एसेट इज अ रिसोर्स। एसेट आपकी क्या है? रिसोर्स है। नंबर 2, कंट्रोल बाय द एंटिटी। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग जरा समझ लें। एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर ये एंटिटी किसको कहते हैं, तो एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। आईसीए में पाकिस्तान इटसेल्फ एक एंटिटी है। आईसीए में पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीए में पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूट है। ऑल्टरनेट वर्ड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड यूज करते हैं डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? आप लोग इकोनॉमिक्स में एक वर्ड पढ़ेंगे डिमिनिश, उसका मतलब भी क्या होता है? कम होना। अब एक ही वर्ड के लिए हमने 4 डिफरेंट ऑल्टरनेट वर्ड देख लिए। तो ये जो एंटिटी वर्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है।
पीएसओ एक एंटिटी है, आप बोलेंगे सर ये तो कंपनी है, मैं बोलूंगा पीएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, इंटरप्राइजिंग एंटिटी, these are alternate words. तो asset, a resource controlled by the entity as a result of past event, as a result of past event. आगे कहते हैं कि फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर expected to flow to the entity, from which future economic benefits are expected to flow to the entity. This is the actual definition of asset. Number one, resource. Number two, controlled by the entity. Number three, as a result of past event. Number four, from which future economic benefits are expected to flow to the entity. हर वो चीज जो इस डेफिनेशन को मीट करे, अकाउंटिंग की शरीयत में उसको एसेट कहा जाता है। हर वो चीज जो इस डेफिनेशन को मीट कर जाए उसको अकाउंटिंग की शरीयत में एसेट कहा जाता है। रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट from which future economic benefits are expected to flow to the entity. One thing you should keep in mind कि entity एक शख्स भी हो सकता है। मिस्टर गुलाम मुस्तफा itself एक entity. फॉर एग्जाम्पल ये अगर पेन इसको मैं ऑन करता हूं तो क्या इज दिस अ रिसोर्स कंट्रोल बाय मी? मैं भी तो एंटिटी हो गया, ठीक है। ये मैंने अभी खरीदा है, अगर 1 मिनट पहले भी खरीदा है तो क्या हो गया? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। इस पेन को मैं सिर्फ इस लैपटॉप पे चला सकता हूँ, ये जर्नल पेन नहीं होता, मतलब ये हम इस पे कोई इंक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें कोई इंक नहीं है, ये ऐसे ही पेन है जिस तरह आप लोग वो मोबाइल पे टच पेन आते हैं वो चलाते हैं, उसमें कोई, तो ये मतलब इसका बेनिफिट क्या है कि मैं इससे पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने में आसानी होती है, लेक्चर मेरा सेव हो जाता है। अब अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा? एक लेक्चर लिखने के बाद मुझे क्या रब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन चेंज करनी होती है, मैं अगले पेज पे चले जाता हूँ, वो चीज एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। फिर मुझे इसको डिस्कस करना है दोबारा तो मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। दूसरी बात, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर ये फाइल स्टूडेंट को दे सकता हूँ कि आप लोग इसको अपने पास नोट संभाल के रखे। तो देखिए अब देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस, देयर आर सो मेनी एसेट्स इन दिस क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट, फॉर एग्जाम्पल ये कीबोर्ड, ये माउस, ये डाइस, व्हाइट बोर्ड, चेयर, फैन, प्रोजेक्टर, सेवर, दिस ऑल आर बैग्स, दिस ऑल आर रिसोर्सेस। और ज्यादातर जो मैंने सिवाय बैग जितने भी नाम लिए सब किसकी रिसोर्सेज है? आईसीए में पाकिस्तान। रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। आपकी रिसोर्स जो आपके कंट्रोल में हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, जिससे आपको फ्यूचर का बेनिफिट नजर आता हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बिजनेस के बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी मैं राइट नाउ सिर्फ डेफिनेशंस पे बात कर रहा हूं, असल में इसमें एग्जांपल्स भी आपको देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ कुछ नाम लिए, अब कैश, आपकी जेब में सबके पास कैश होगा इस वक्त राइट नाउ, ठीक है ना? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा।
राइट। वो कैश क्या है आपके लिए? रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है। फ्यूचर में आपको बेनिफिट, 1 मिनट बाद का टाइम भी फ्यूचर है। खाना खाना है, आपके पास पैसे हैं, जाके आपने खा लिया। घर जाना है, आपको पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, बाइक में आपने डलवा लिया। इन शॉर्ट, एसेट्स रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि आपके कंट्रोल में हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, जिससे फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको नजर आते हो। अब एसेट की एक क्लासिफिकेशन है, उसमें मैं बात करूंगा बाद में। और मतलब एसेट में दो किस्म के एसेट होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो विद इन अ ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं, विद इन अ ईयर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कैश है, तो कैश आपका रनिंग में होता है, इसको करंट एसेट कहते हैं, क्योंकि ये विद इन अ ईयर इसका बैलेंस क्या हो रहा होता है? चेंज। नॉन करंट वो होता है कि जिसमें चेंज आफ्टर 1 ईयर, मतलब जिसके बेनिफिट 1 साल से। अब ये स्प्लिट है, क्या स्प्लिट आप अपने घर पे हर 2 महीने बाद चेंज कर दें? वन टाइम ला के रख दिया, 10 साल चलता रहेगा, 5 साल चलता रहेगा, ये चेयर है। तो याद रखें, बास टीचर आते हैं मार्कर से पढ़ाते हैं, मेरे पास भी मार्कर फिलहाल बैग में रखे हुए हैं। अब मार्कर भी एसेट है, करंट हुआ या नॉन करंट हुआ? करंट हुआ ना। क्या मार्कर 2 साल तो नहीं चलेगा? 2 महीने, 4 महीने, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। एक टीचर बहुत फ्रीक्वेंटली अगर मार्कर यूज कर रहा होता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसका मार्कर, या 2-3 हफ्ते में वो ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। तो याद रखिए, ये इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कैश एसेट है। आप जो स्टॉक अपने पास रखते हैं, स्टॉक कहते हैं जो आप बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल फोन बेचता हूं, तो मेरे काउंटर पे, मेरी शॉप पे 50 मोबाइल फोन पड़े हैं, तो वो मैंने क्यों रखे हैं? अपने इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए। उसको इन्वेंट्री कहा जाता है, गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। वो भी मेरा एसेट है, मेरे कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है। इसको बेचूंगा तो डेफिनेटली पैसा कमाऊंगा, फायदा होगा। तो याद रखिए, asset a resource controlled by the entity as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity। अभी मैंने कहा था ये जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, मैंने ऑब्लिक करके एक वर्ड और लिखा था, नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये नेचर है, और जो मैं अलग अलग कह रहा हूं ना, अब जैसे ये फर्नीचर, ये टाइटल कहलाता है। फर्नीचर एक टाइटल है, उसकी नेचर क्या है? एसेट। कंप्यूटर एक टाइटल है, उसकी नेचर क्या है? एसेट। स्प्लिट एक टाइटल है, उसकी नेचर क्या है? एसेट। तो टाइटल तो हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन नेचर सिर्फ कितनी है? या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो कैपिटल होगा, या वो रेवेन्यू, या वो एक्सपेंस। अकाउंटिंग की शरीयत में टाइटल की कोई लिमिट नहीं है। एक कंपनी के पास पता नहीं कितने टाइटल यूज हो रहे, लेकिन हर टाइटल की कोई ना कोई नेचर होगी। तो याद रखें, नेचर ऑफ अकाउंट 5 है। हर नेचर में देयर आर सो मेनी टाइटल्स आर देयर। जिस तरह मैंने एक सिंपल मिसाल दी, मोटर व्हीकल, गाड़ियां, ये भी टाइटल है। फर्नीचर, ये भी टाइटल है। लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब टाइटल है, लेकिन बाय नेचर दीज ऑल आर एसेट्स। फिर इसमें करंट कौन से होते हैं, नॉन करंट कौन से होते हैं? फिर नॉन करंट के अंदर फर्दर 2 बाइफिकेशन है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं इन 5 टाइटल की 1 बाय 1 क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे? डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली एसेट की, एंड आई होप कि ये एसेट की डेफिनेशन सबको क्लियर होनी चाहिए। जी, एनी ऑब्जेक्शन? कोई सवाल किसी का? देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट से मुराद ये होता है कि हम ये जो नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं, ये किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? बिजनेस के। कल की क्लास में आप शायद नहीं थी। कल हमने, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, नॉन कॉमर्स है? नॉन कॉमर्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी, और मैंने बहुत सारी डेफिनेशन बच्चों को कहा था, गूगल पे मिल जाती है। वन ऑफ द डेफिनेशन के कुछ वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखे थे, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग पढ़ते तो हम बात किसकी करते हैं? बिजनेस की। और बिजनेस की जो बेनिफिट्स हैं वो अल्टीमेटली क्या है? आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कल मैं कह भी रहा था ये वर्ड, अगर आपने सुना हो।
तो एक हम बिजनेसमैन के हम अकाउंटिंग जो करेंगे वो किसकी करेंगे, बिजनेस की। जो भी सवाल आपके सामने आएगा पेपर में, उसमें लिखा होगा मिस्टर सो एंड सो स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर सो एंड सो इज अ बिजनेसमैन, सो एंड सो कंपनी, तो कंपनी क्या कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है। तो बिजनेसमैन के पास जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो चेयर क्यों ना हो, चेयर होती है तो जो उसके स्टाफ होते हैं उनको बैठने में आसानी होती है, या जमीन पे बिठाए, चेयर पे कंफर्टेबल फील होता है ना, उसका स्टाफ खुशी से अच्छे दिल से। अगर आपको बोला जाए आपको ऑफिस में जमीन पे बैठ के काम करना है, आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे या चेयर पे बैठ के, डेफिनेटली। तो क्या बेनिफिट है ना, आपका स्टाफ मोटिवेट हो रहा है, कूलिंग आपने उसको चिल एसी लगा के दे दिया, तो क्या उसको और खुशी होगी कि यार मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है, उसको आपने गाड़ी दे दी। तो ये सब आपके रिसोर्सेज है कंपनी की, जो कि आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो बंद कर दो पीछे से ऐसी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है। और फ्यूचर बेनिफिट क्या है कि ये आपको डेफिनेटली काम करने में चीजें आसानी पैदा करती है। हर वो रिसोर्स जो आपके कंट्रोल में हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको बिल्कुल नजर आएगा एसेट से, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लाइबिलिटी? उधार, जी सर, कर्जा, ठीक है। लाइबिलिटी उधार, कर्जा, वाजिबुल अदा, जो आपके ऊपर अदा करने के लिए वाजिब हो। असल में लाइबिलिटी वन वर्ड में अगेन मैं बात करूंगा ना, तो दिस इज नॉन एज ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं इसको? हाँ। अब ये ऑब्लिगेशन क्या है या लाइबिलिटी क्या है? असल में लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कर्जा इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, लेकिन नॉट नेसेसरी के कर्जा ही लाइबिलिटी हो, नॉट नेसेसरी के उधार ही लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी की डिफरेंट हमारे सामने सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, क्या आप लोगों ने आईसीएमए पी में एडमिशन लेके आईसीएमए को पे कर दिया? नहीं पे किया तुमने? पे किया है, अच्छा। क्या आईसीएमए ने आपको 100% कोचिंग प्रोवाइड कर दी? नहीं की ना। आज तो तीसरी क्लास है मेरे भाई, अभी तो 3 से 4 महीने, मतलब अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। अगर आपने 100% फीस दे दी तो आपने तो अपना काम कर दिया। अब ये आईसीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ड्यूरिंग सेशन क्लासेस प्रोवाइड की जाए। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान। आईसीएमए पाकिस्तान इज लाइबल, ये लाइबिलिटी है। वैसे तो इसको आम अल्फाज में स्टूडेंट ज्यादातर इन शॉर्ट कहते हैं कि कर्जा या उधार या लोन, ये भी लाइबिलिटी है। तो जो लाइबिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब लाइबिलिटी की डेफिनेशन दी गई तो अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरीके से किया गया। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या कहा उन्होंने? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। arising from past event. Liability is your present obligation arising from past event, settlement of which is expected to an outflow. This is the definition of liability.
अच्छा भाई, नाउ कम टू द पॉइंट। और हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। लायबिलिटी कहते हैं आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि अराइज हुई है फ्रॉम पास्ट इवेंट। सेटलमेंट का वो है डेफिनेटली इन फ्यूचर, और सेटलमेंट करेंगे आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल योर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, बेनिफिट आपके पास से जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी से 5000 लोन लिया, चाहे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, अब मैंने आपको आके बताया कि मैंने उससे 5000 रुपए उधार लिए, इज दिस माई लायबिलिटी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम वेयर? अब मैंने उसको कहा कल दूंगा, अगर कल भी दूंगा तो कल क्या है? फ्यूचर है। सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी, फ्रॉम माय साइड। मैं इटसेल्फ एक एंटिटी हूं। इसका मतलब ये है आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल योर ऑब्लिगेशन। आपको अपनी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए बाबा कौम की तस्वीरें खर्च करनी है। आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल योर ऑब्लिगेशन। तो नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? Present obligation arises from past event, settlement of which is expected to an outflow from the entity. This is the actual definition of liability. Again, liability को बाद में इंशाल्लाह maybe next class में would be on Thursday we will discuss कि liability को भी further हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, करंट और नॉन करंट। अच्छा, हर चीज दो हिस्सों में नहीं होती, सिर्फ ये एसेट और लायबिलिटी है। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि करंट लायबिलिटी उस लायबिलिटी को कहा जाता है जो आपने विद इन अ ईयर पे करनी, एक साल के अंदर अंदर। अगर मैंने किसी से लोन लिया 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, इज दिस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट? आपको घर बनाना है, बैंक के पास जाओगे हाउस लोन लेने, वो बैंक आपको देता है 10 साल का लोन, 20 साल का लोन, 15 साल का लोन। इज दिस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट? नॉन करंट लायबिलिटी। वो आपके वाजिबुल अदा, जिनको अदा करने के लिए आपको समय 1 साल से ज्यादा का दिया जाए, शरीयत अकाउंटिंग में उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। और जहां पे समय आपको विद इन अ ईयर दिया जाए, वो आपकी कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? जी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे, राइट? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपके ऊपर ये एक जिम्मेदारी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। यू आर लायबल टू पे, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे। आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, राइट? दिस इज योर। जी नहीं, देखिए बात, देखिए याद रखिए, समटाइम एक वर्ड जो है ना मल्टीपल सेंस में यूज किया जाता है। अभी मैंने एक आपको मिसाल दी थी, समटाइम एक सेंस के लिए वी हैव मल्टीपल वर्ड्स। कम होने के लिए मैंने 4 वर्ड बताया आपको, डिक्रीज कम होना, डिक्लाइन कम होना, रिड्यूस कम होना, इवन डिमिनिश। ये प्योर इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है? कम होना। एक मीनिंग के लिए मल्टीपल वर्ड है। बाद अब आपको पता है एक ही वर्ड के मल्टीपल सेंस होते हैं। मुझे उस पर जाना भी है अगली डेफिनेशन पे, तो मैं भी आपको बताऊं एक वर्ड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, एक इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी, एक इंटरेस्ट का मतलब हिस्सा भी होता है, पता है आपको? फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर सी एज अ न्यू पार्टनर। ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मिस्टर सी को एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/5 इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो खुदा ना खास्ता सूद दे रहे क्या बिजनेस में? हिस्सा। तो भाई सम टाइम एक वर्ड की मल्टीपल सेंसेस होती है। अब यहां जो आप ऑब्लिगेशन के इल्जाम लगाया जा रहा है, दिस इज नॉट, ठीक है? याद रखिए
बल्कि शायद मैंने उस दिन कहा भी था, अक्सर मुझे बैंक से जो है ना कॉल एक दफा आई जॉब के लिए, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे बैंक में जॉब नहीं करनी। उन्होंने पूछा क्यों नहीं करनी, तो मैंने कहा यार बैंक में इंटरेस्ट है इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब आप मुझे बताएं मैंने एक जुमले में कितनी मतलब इंटरेस्ट बोला, लेकिन पहला इंटरेस्ट किसके लिए बोला, सूद, और दूसरा इंटरेस्ट बैंक में सूद है इसलिए मेरी दिलचस्पी नहीं है। अब आप देखिए इंसान एक लाइन में 2 मरतबा एक वर्ड यूज कर रहा है मल्टीपल सेंसेस के लिए। तो भाई याद रखें सम टाइम एक ही वर्ड के मल्टीपल सेंस होते हैं। या इस फॉर एग्जांपल अभी हम जब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे, एक क्रेडिट उधार को भी बोलते हैं, पता है आपको? ये कॉमर्स वालों को पता है, क्रेडिट का मतलब उधार, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट अलग है। इसी तरह हम बोलते हैं ऑल क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी अल्लाह, ऑल क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट, ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीचर, वो क्रेडिट अलग है। तो देखिए इंसान जब कुछ वर्ड यूज करता है तो उसके सेंसेस भी सम टाइम वेरी कर रहे होते हैं। इसी तरह अभी मैं इंटरेस्ट का वर्ड अगली डेफिनेशन में यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, मेरी क्या औकात, आईएएस ने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो कैपिटल की तारीफ करते हुए अल्फाज का चुनाव किया, वहां पे इंटरेस्ट के वर्ड को यूज किया है, लेकिन वहां इंटरेस्ट ना तो सूद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे इंटरेस्ट ना तो दिलचस्पी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि वहां पे इंटरेस्ट किस वर्ड के लिए, हिस्से के लिए। अब लेकिन मैं अक्सर जब ये एसेट और लायबिलिटी को डिफाइन कर देता हूं तो उसके बाद मुझे डिफाइन तो किसको करना होता है, कैपिटल को। लेकिन कैपिटल को डिफाइन करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल में हमने जब स्टार्ट किया अपना लेक्चर आज का, तो हमने आपसे कहा कि टुडे वी हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सिलेबस। अगर आप चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट्स को देखेंगे ना सिलेबस में, फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ आपके सामने सिलेबस को डिस्प्ले करता हूं और एफएफए सिलेबस, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, बातें नहीं करें। अच्छा, ये अगर आप सिलेबस देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको, ये चैप्टर 2 मेरा ख्याल आप सबको ऑलमोस्ट नजर आ रहा होगा। जी चैप्टर 2 आपको नजर आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। एग्जांपल्स मैंने कहा है आपको दूंगा, जैसे मैं थोड़ी थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूं, कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कंप्यूटर, ये क्या थी एग्जांपल। अब मुझे किसी को पैसे देने हैं, अकाउंट पेबल कहते हैं, लायबिलिटी है। मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इस महीने का मैंने नहीं दिया, टैक्स पेबल हो गया मेरे लिए, लायबिलिटी है। मैंने के इलेक्ट्रिक को बिल पे नहीं किया, यूटिलिटीज पेबल, ये भी मेरी लायबिलिटी है। मैंने सपोज करे कि घर किराए पे लिया हुआ है और मैंने अपना रेंट नहीं दिया, रेंट पेबल, ये सब एग्जांपल्स हैं, राइट। अच्छा, इसमें क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं, नंबर 1 कैपिटल मैंने वहां लिख दिया है, नंबर 2 एसेट वहां लिख दिया है, नंबर 3 लायबिलिटीज, इवन एसेट और लायबिलिटी को डिस्कस कर लिया, कैपिटल पे जा रहा हूं। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर किसको कहता है, एक्सपेंस लिखा है मैंने वहां पे। इसके अंदर 2 बातें, कैपिटल और रेवेन्यू, ये डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह। और फाइनली आखिरी वर्ड क्या है, रेवेन्यू। और उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग के एलिमेंट्स तो ये 5 है, कौन कौन से, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। CLEAR जो मैं कह रहा था, C मतलब कैपिटल, L मतलब लायबिलिटी, E मतलब एक्सपेंस, A मतलब एसेट और R रेवेन्यू। ये 5 चीजें जो है ना, ये 5 चीजें आपके लिए क्या है, बेसिकली नेचर ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों को एक्सप्लेन कर दें इनके मतलब, आइडेंटिफाई उनको बताएं एग्जांपल्स के थ्रू। ये बातें, ये पेपर में छोटी सी बात भी पूछी जाती है, आपको 4 टाइटल नहीं है, बोलेंगे बताओ इसमें से नॉन करंट एसेट कौन सा है, टेंजिबल एसेट कौन सा है, इंटेंजिबल एसेट कौन सा है, तो उस पर मैं अलग से आपको, बल्कि मैंने हैंड आउट आपको इंशाल्लाह शेयर करना है अभी ग्रुप में, चैप्टर 2 का, उस पर एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई है सारी। मैंने एक पेज पे हर नेचर की क्या दी हुई है,
एग्जाम्पल, ये करंट एसेट की एग्जाम्पल, ये नॉन करंट एसेट की एग्जाम्पल, ये करंट लायबिलिटीज की एग्जाम्पल, ये नॉन करंट लायबिलिटीज की एग्जाम्पल। उसमें से कुछ तो आपको समझ में आएंगी, कुछ आपको शायद समझ में नहीं आएंगी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरफ मैं जा रहा हूं। और आगे क्या लिखा है, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इन 5 चीजों के साथ आपको क्या सिखानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से मैं आपको कैपिटल एक्सप्लेन करूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, कैपिटल। मैंने एसेट को डिफाइन कर दिया, लायबिलिटीज को डिफाइन कर दिया, मैंने कैपिटल को डिफाइन अभी नहीं किया। मैंने देखिए 1 बाय 1 जा रहा हूं मैं। फर्स्ट पेज पे मैंने, यहां पे अगर आप देखें तो एसेट को डिफाइन किया, सेकंड पेज पे मैंने लायबिलिटी को डिफाइन किया, और अब यहाँ पे मुझे कैपिटल को डिफाइन करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है, कॉमर्स वालों को पता होती है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कुछ लोग कहते हैं लायबिलिटीज प्लस, बोथ आर सेम, राइट? एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी दुनिया की कोई सबसे बड़ी कंपनी भी अगर होगी ना, वो भी इस इक्वेशन को डिनाई नहीं कर सकती। दिस इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, और ये बिल्कुल प्रूफ है बात कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैं यहां पे जरा इसको, ठीक है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी, मैं एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी, मैं समझ लिया आप डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज करें एक शॉप है छोटी सी, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया इसका नाम बिजनेसमैन का ठीक है भाई बिजनेसमैन अपने शॉप पे एक बोर्ड लगाते ना ऊपर, क्या लिखा भाई, मेमन ट्रेडर्स, ठीक है भाई। ये सर्टिफाइड मेमन है। मेमन लोगों का बिजनेस माइंड बहुत होता है माशाल्लाह भाई, ठीक है ना। वो बचपन से ही उनका माइंड जो है ना बिल्कुल कारोबार की तरफ होता है, ठीक है। तो ये मेमन ट्रेडर्स है। और अब देखिए ये एक ऑफिस है, सब समझ लो, ठीक है, ये शॉप है। अच्छा, मेमन भाई ने ये शॉप परचेज की है, सपोज कर लेते हैं 50 लाख रुपए, ठीक है। कितने की परचेज की है, 50 लाख। मैं यहाँ पे इसकी शॉप की जो वैल्यू है वो लिख देता हूं, ₹5 मिलियन। 5 मिलियन बोले तो 50 लाख, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, राइट। तो मेमन भाई ने ये शॉप कितने की परचेज की है, 50 लाख रुपए में। अल्लाह ताला बरकत दे इनके कारोबार में। अच्छा, तो भाई इन्होंने ये शॉप परचेज की 50 लाख, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं, जाहिर सी बात है खाली दुकान तो आप लेके नहीं बैठोगे, खाली शॉप, ये इन्होंने शोरूम बनाना है या जो भी करना है। अब सपोज करें कि ये दुकान में इन्होंने अपने पोर्शन अलग अलग किए, और यहाँ पे जो है सपोज करें ये एक अदद क्या लगी हुई है, कुर्सी, और ये एक टेबल है, इस पे खूबसूरत सा एक लैपटॉप है, ये एक गिरी का स्प्लिट लगा हुआ है, ये वाटर डिस्पेंसर है,
और ये गेस्ट वगैरह आएंगे उनके बैठने के लिए चेयर्स हैं, ठीक है। एक ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसे ही कुछ होता है ना, ठीक है। ये एलईडी, मैच हो रहा है कैंसिल हो रहा है क्या है, सारी चीजें हर खबर पे नजर, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है, एसेट्स है। टेबल, चेयर, लैपटॉप, वाटर डिस्पेंसर, वो लाइटिंग वाइटिंग सब चीजें मिला के ये स्प्लिट वगैरह और सारे शशके जो भी सब क्या है, ये एसेट्स हैं। अच्छा, क्या ये फ्री में आए थे? अब इन्होंने सपोज करें ये टोटल खर्चा यहाँ पे जो किया है वो रुपीस कोई 3 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, अब मेमन भाई ने जो है ना सपोज करें कि ये यहाँ पे तीन जो है ना वो एम्प्लॉय हायर किए, उन तीनों एम्प्लॉयज को जो है ना वो छोटे छोटे केबिन बना के दे दिए, ठीक है। ऐसे ही होता है। एक उसने जो है वो ये रिसेप्शन है, ठीक है, और ये जो है वो अकाउंटेंट को अपने साथ बिठाया ताकि देखता रहे हर खबर पे नजर अकाउंटिंग बिजनेस की सही हो रही नहीं हो रही। और ये मार्केटिंग का बंदा बिठा दिया जो इसकी प्रोडक्ट की क्या कर रहा है, और रिसेप्शन पे सारी इंफॉर्मेशन वगैरह, और ये अकाउंटेंट सारा हिसाब किताब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब खाली दुकान तो नहीं चलती ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अब ये दुकान पे ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे ये सारी इन्वेंट्री आपको नजर आ रही है, छोटी छोटी सी ये गुड्स रखे हुए हैं, और ये गोल्ड का बिजनेस करते हैं, और ये रिंग और पता नहीं लॉकेट चैन पता नहीं क्या क्या चीजें, ये गोल्ड की बहुत सारी डायमंड, और ये सब इसकी प्रोडक्ट है, राइट। ये सब क्या है, इसकी इन्वेंट्री है, ये गुड्स है, ये सोने के बिस्किट हैं, राइट। सही है भाई। अच्छा, ये इसकी इन्वेंट्री है। अच्छा, ये जो इसने ये जो 3 केबिन बनाए, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज को स्प्लिट दिए होंगे, टेबल दी होगी, लैपटॉप दिया होगा, और ये इतने सारा माल खरीद के लाया, तो ये सब फ्री में तो नहीं आया। सपोज करें कि ये मजीद इसके जो पैसे हैं स्टॉक पे लग गए रुपीस कोई 15 लाख रुपए, चले ठीक है 15 लाख रुपए, और यहाँ टोटल इसने 2 लाख का खर्चा किया है इन गरीबों पे, ठीक है। तो अब ये देखें, अच्छा ये शॉप की एंट्रेंस जो है वो देखें, ये यहाँ से बस ये दुकान ऐसे खुल जाती है ये, और ये पैसेज है, ठीक है। ये कॉरिडोर है ना भाई, कस्टमर आएगा तो उसको चलने के लिए रास्ता भी चाहिए। कस्टमर यहाँ से जैसे ही एंटर होगा रिसेप्शन, और ये स्टॉक जो दिखता है वो दिखता है, और ये मार्केटिंग का बंदा, अकाउंटेंट, और ये बॉस का ऑफिस, और ये पूरी मेमन की दुकान, ठीक है। ये उसका ऑफिस, उसका बिजनेस। बिजनेस से आपको इक्वेशन समझाऊंगा, वहीं से इंशाल्लाह कैपिटल ड्राइव कर दूंगा। अब अगर आप गौर से देखें, ये शॉप कितने की दी थी, 50 लाख। अपने रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने का बनवाया, 53 लाख, और वो 3 एम्प्लॉय रखे हैं उनका छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 लाख, तो ये कितना हो गया 55। और स्टॉक कितने का खरीद के लाया, तो इनिशियल अब ये कितने लाख रुपए हो गए। अब याद रखें, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब एसेट है। इन तीनों एम्प्लॉयज को लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, स्प्लेट, टेबल, चेयर, ये सब भी क्या है, एसेट। ये स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक किसको बोलते हैं, जो आप बेचते हो, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज, बहुत सारे नाम है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आपका एसेट। टोटल एसेट कितने रुपए के हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए इक्वेशन के साथ लिख रहा हूं कि मेमन भाई के पास 70 लाख रुपए के एसेट है, 7 मिलियन। किसी को एतराज तो नहीं है। अच्छा, अब सपोज करें कि मेमन आपका दोस्त था, और आपने जब इसके ऑफिस को विजिट किया, इसने नया नया ऑफिस होता है तो बंदा पूरा ऑफिस दिखाता है अपने दोस्त को, यार देख मैंने इतना खर्चा किया है, ये रूम बनवाया, इतने का लिया, इतने का लिया। आपने सारी कैलकुलेशन की दिमाग में, आपने बोला यार इसका मतलब है मेमन भाई आपने 70 लाख रुपए जमा कर लिए थे। तो हो सकता है मेमन भाई आपसे बोले नहीं यार मेरे पास तो 50 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए मैंने फलाने बंदे से क्या लिए, उधार लिए। तो इसका मतलब है, अब यहां देखिएगा कि अगर इसके 70 लाख रुपए में कितने लाख रुपए का उधार है, तो इसका मतलब है इसका अपना कैपिटल कितना है,
50 लाख रुपए। असल में आप जो बिजनेस कर रहे होते हैं ना, आपके बिजनेस की जितनी भी रिसोर्सेस होती है, एसेट्स होते हैं, उसके बैक पे दो लोगों की बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। एक है आपका अपना पैसा, दैट इज कैपिटल, दैट इज इनसाइडर इक्विटी। इक्विटी कहते हैं मिल्कियत को, किसको बोलते हैं? कैपिटल का एक वर्ड इक्विटी भी है, दूसरा वर्ड क्या है? इक्विटी। आपने इक्विटी कहा था उस वक्त, ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मिल्कियत, जिसकी आप मालिक हैं। क्या ये मिस्टर मेमन 70 लाख रुपए का मालिक है? मेमन के ऊपर कितना कर्जा है? जिसे वाजिबुल अदा मेमन को। तो मेमन के 70 लाख के एसेट में 20 लाख रुपए का कर्जा है, तो मतलब मेमन का अपना पैसा कितना लगा हुआ है? 50 लाख रुपए। तो उसका जो कैपिटल है ना, वो 50 लाख रुपए है, और 20 लाख रुपए उसके ऊपर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी इज नॉट योर इनसाइडर इक्विटी, बेसिकली लायबिलिटी इज योर आउटसाइडर इक्विटी, बाहर के लोगों का पैसा, जो आपका पैसा नहीं है। आपके कारोबार में आप, हाँ हो सकता है मेमन भाई सेठ आदमी है, इसको लायबिलिटी की जरूरत नहीं थी, और कहे कि नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख मेरे अपने हैं, तब भी इक्वेशन ये रहती है कि हम लिखते 70 लाख इक्वल टू 70 लाख प्लस 0, वेरी गुड, प्लस 0। फिर इसके जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में, वैसे नॉर्मली लायबिलिटी होती है, आज के दौर में लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्रेडिट का बड़ा अमल दखल है। लायबिलिटी ऑलमोस्ट आप अपने बिजनेस को जब सेटअप करते हैं तो कुछ आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ आपने कहीं से लोन या कर्जा लिया हुआ होता है। तो याद रखें एसेट्स, ये बेसिक इक्वेशन है, इसको चेंज कर ही नहीं सकता कोई। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस, हाँ मैं ये कह रहा हूं अगर लायबिलिटी नहीं है नो इश्यू एट ऑल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई अकाउंटिंग की शरीयत में ऐसी पाबंदी नहीं है कि लायबिलिटी का होना भी जरूरी है। हो सकता है लायबिलिटी ना हो। अगर इफ देयर इज नो लायबिलिटी मींस एसेट किसके बराबर है? कैपिटल के। लायबिलिटी उस केस में क्या हो जाएगी? 0। अब देखिए मैं अकाउंटिंग इक्वेशन वहां पे सिलेबस में लिखा हुआ था कि बच्चों को बता दें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेरा ख्याल है आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन भी कर दी, और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन इस वक्त क्लियर हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज। मैं जो आज आपको फाइल अभी ग्रुप पे शेयर करूंगा, उसमें 3 पेज की वो फाइल है। पहले पेज पे मैंने सारी डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, उसमें करंट नॉन करंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फिर आज लिखवा क्यों रहा हूँ? ताकि आपको याद रहे, वो आपको प्रिंटेड मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड पेज पे एग्जांपल्स हैं, थर्ड पेज पे कुछ इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल वहां एसेट मौजूद है, लायबिलिटी मौजूद है, कैपिटल नहीं है, तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल? एसेट मौजूद है, कैपिटल मौजूद है, लायबिलिटी। इस टाइप के छोटे छोटे एमसीक्यूज पेपर में भी आते हैं, हमारे मॉक सेशन में भी दिए हुए, ठीक है ना। कभी उन्होंने एसेट को गायब कर दिया, कभी लायबिलिटी को गायब कर दिया, कभी कैपिटल को। अब आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा डेरिवेट करूं इस इक्वेशन को, हम एक बात कह रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके बात करूं, डायरेक्ट 7 लिखूं, 5 लिखूं और 2 लिखूं, मतलब मिलियन में बात कर रहा हूं, सपोज करें आप, और मैं ये कहूं कि आप लोग कहते हैं ए इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एल, एम आई राइट? इसका मतलब है हमारे केस में ए 7 है, 7 मिलियन, 6 जीरो लगे हुए, 7 मिलियन है। सी जो है वो 5 मिलियन है, और एल जो है वो कितना मिलियन है? 2 मिलियन। माशाल्लाह आप लोग ज्यादातर जो नॉन कॉमर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा मैथ उनका बैकग्राउंड होता है, तो वो पता नहीं क्या बोलते हैं, सर ये इक्वल टू के बाद प्लस हो रहा है ना, तो इसको आप ए माइनस एल इज इक्वल टू सी भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। वो इक्वल टू के बाद लायबिलिटी प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाती है, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। हाँ यार बात तो सही है, 7 में से 2 माइनस किए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट में से अगर लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो जो बच जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, राइट?
एक मिनट जरा, अच्छा भाई, एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो जो कुछ बच जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल। इज दैट क्लियर? ओके यार, इसको ऑन करना होगा। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमने थोड़ा सा इक्वेशन को डेरिवेट किया तो हमने कहा वी कैन आल्सो से दैट के ए माइनस एल इक्वल टू सी, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, वैसे हम ये भी कह सकते हैं एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू, लेकिन अभी असल में मुझे आपको डेफिनेशन किसकी बतानी है, दैट्स व्हाई मैं ये कैपिटल को यहां से ड्राइव कर रहा हूं कि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू 7 million माइनस 2 million इज इक्वल टू 5 million। नाउ व्हाट इज 5 million? इसका मतलब ये हुआ इस मेमन के 70 लाख या 7 मिलियन एक ही बात है। रिसोर्सेज में 20 लाख यानी 2 मिलियन का क्या मौजूद है? कर्जा, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है रिसोर्सेज माइनस ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब कैपिटल की डेफिनेशन जब स्टैंडर्ड्स की जबान में की गई तो अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह था कि रेजिडुअल इंटरेस्ट, क्या लिखा उन्होंने? रेजिडुअल इंटरेस्ट। किसी को पता है व्हाट इज रेजिडुअल? नहीं पता? रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, बचा हुआ, बचा हुआ। रेजिडुअल इंटरेस्ट, यहां पे इंटरेस्ट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हिस्से के लिए। अगर मैं रेजिडुअल का मतलब कह रहा हूं रिमेनिंग, बचा हुआ, तो मैं रेजिडुअल इंटरेस्ट का अगर उर्दू में तर्जुमा लिखूं तो क्या लिखूंगा? हाँ, बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। रेजिडुअल इंटरेस्ट इन टोटल एसेट, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन टोटल एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लाइबिलिटीज, आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लाइबिलिटीज। क्या हमने यही किया अभी? टोटल एसेट मेमन के कितने थे? 70 लाख। उस टोटल एसेट में लाइबिलिटीज का एलिमेंट कितना मौजूद था? तो हमने जब 70 लाख में से 20 लाख माइनस किए, डिडक्ट किए, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी को क्या किया? डिडक्ट किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50 लाख। तो जो रेसिडुअल इंटरेस्ट था, बचा हुआ हिस्सा, वो कितना निकला? 50 लाख। तो रेसिडुअल इंटरेस्ट इन टोटल एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग टोटल liabilities. Is that clear? Yes, sir. This is the definition of capital, right? सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया? Asset, then liability, then capital, right? Asset, resource controlled by the entity as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity, right? Yes, sir. What is a liability? Present obligation arising from past event, settlement of which is expected to an outflow from the entity. Now what is capital? Assets minus liability equal to capital, right? Total residual interest, ठीक है, in total assets after deducting total liabilities. Is that clear? Yes, okay. Accounting equation क्या होती है? Assets are always equal to capital plus liabilities. हमने मेमन के 70 लाख रुपए के एसेट में 2 मिलियन की लाइबिलिटी थी, तो 7 minus 2 equal to 5 मिलियन, और वी कैन से दैट 50 लाख रुपए मेमन का कैपिटल था, राइट? ओके, दो चीजें रह गई हैं कैपिटल तक। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस। सबसे पहले एसेट को डिफाइन कर दिया, लाइबिलिटी को डिफाइन कर दिया, कैपिटल को डिफाइन कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। लास्ट दो
खिलाड़ी जो है अकाउंटिंग के, उनके ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूं। और सबसे पहले याद है कि अगेन मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, उसके बाद मैंने एसेट को डिफाइन किया, देन हमने, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सही कर दूं, ये थोड़ा ओवर कंट्रोल हो गया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन की, लायबिलिटी की ना, ये भी थोड़ा सा लायबिलिटी के बाद हमने अगले पेज पे ये कैपिटल को डिफाइन किया है। और ये पता नहीं मसला क्या है थोड़ा सा, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू किसको बोलते हैं, इनकम, इनकम, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ आपको फर्स्ट पेज पे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा था, कैपिटल को सिंगल वर्ड में क्या बोलूंगा जी, नहीं, आपने एक वर्ड यूज किया था, इक्विटी। कैपिटल को सिंगल वर्ड में क्या बोलूंगा, इक्विटी, राइट। इक्विटी कहते हैं मिल्कियत, ऑनरशिप हो आपके पास, जिसके आप मालिक हो, इक्विटी, मिल्कियत, मालिक। रेवेन्यू का मतलब बच्चों ने कहा इनकम, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस अपोजिट है आपस में। इनकम है तो वो क्या हो जाएगा, आउटकम। ये आपकी इनकम है, पैसों का आना, इनफ्लो, और ये क्या है, पैसों का आना नहीं जाना, ठीक है। तो आउटकम, आउटफ्लो या आउटकम एक ही बात है, बहरहाल आउटकम। एसेट रिसोर्स है, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है, कैपिटल इक्विटी को कहते हैं, रेवेन्यू बोले तो इनकम, एक्सपेंस बोले तो आउटकम। अब हम रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखने जा रहे थे। डेफिनेशन में कहा गया कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, during the accounting period in the form of inflow, ये किसकी डेफिनेशन है। इसके रिवर्स में हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी, एक्सपेंस की। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होगी, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग दी, इन द फॉर्म ऑफ, वेरी गुड। यहाँ पे इनकम का मतलब इनफ्लो, आउटकम का मतलब आमदनी इखराजात, इनफ्लो आउटफ्लो। वहां पे क्या था, इधर देखिएगा, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, या
अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले एसिड की बात की, और एसिड को जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा कि एसेट रिसोर्स है। लायबिलिटी को हमने डिस्कस किया तो हमने कहा लायबिलिटी आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। एसेट आपकी रिसोर्स, लायबिलिटी आपकी ऑब्लिगेशन। मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको दी, और एग्जांपल के तौर पे मैंने एसेट के हवाले से कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपकी किसमें काउंट होती है? एसेट में। फिर हमने किसको डिस्कस किया? लायबिलिटी। जो पैसे आपको देने हैं, बैंक लोन है, सैलरीज पेबल, रेंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, these all are tax payable liabilities. कैपिटल, ऑनर इक्विटी, मालिक का पैसा, मेमन कैपिटल, बाबर कैपिटल, सलमान कैपिटल, दानिश कैपिटल, जो भी ऑनर है उसका कैपिटल। ये मैंने कुछ एग्जांपल, टाइटल और नेचर। आखिरी जो दो आपको इस वक्त बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू को वन शॉट हमने क्या कहा? इनकम। और एक्सपेंस को हमने क्या कहा? आउटकम। रेवेन्यू का मतलब इनफ्लो, एक्सपेंस का मतलब आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल, मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूं, तो सेल करूंगा तो इनकम होगी, नहीं होगी? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है ना, सर्विस इनकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी बंदे को कोई काम करके दिया, उसने कहा यार मुझे घर दिलवा दो या ये काम कर दो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, उसने मुझे कमीशन दिया, दिस इज माय कमीशन इनकम। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर था, वो मैंने किराए पे दे दिया, हर महीने वहां से पैसा आ रहा है, दिस इज नॉन एज रेंट इनकम। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं ट्यूशन पढ़ाने गया, वहां से पैसे मिले, फीस इनकम। मतलब ये सारी क्या है आपकी? रेवेन्यू, पैसा आ रहा है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट during the accounting period in the form of inflow, this is revenue. Now इसके अपोजिट एक्सपेंस है। भाई कारोबार में सिर्फ इनफ्लो नहीं होता भाई, आउटफ्लो भी होता है, ठीक है ना। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, आपने स्टाफ रखा हुआ है, उसको हर महीने सैलरी दे रहे हो, इनकम या एक्सपेंस? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट या डिक्रीज इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ। फॉर एग्जांपल, आपने एक आउटलेट रेंट पे लिया हुआ है, हर महीने उसका रेंट देना है, रेंट एक्सपेंस। बैंक से लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट देना है। वैसे तो इंटरेस्ट कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन अगर आपको देना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसी तरह आपने हर महीने के इलेक्ट्रिक को एक खत आता है आपके पास, वो पे करना है, यूटिलिटीज एक्सपेंस। इसी तरह आपने जब अपनी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस पे मंगवाई, ट्रांसपोर्टर को आपने पैसे दिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग एड लगवाया न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। आपने अपने फैक्ट्री को इंश्योरेंस करवा लिया, वो पे किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस इन बिजनेस। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने ये सिलेबस जब मैंने आपके सामने रखा था, अगर आपने ये पॉइंट देखा हो, हमने ये डिस्कस कर लिया, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड आइडेंटिफाई द एग्जांपल। मैंने आपको कैपिटल की मीनिंग समझा दी, एसेट की मीनिंग समझा दी, लायबिलिटी। एक्सपेंस को इन्होंने लिखा है एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोल दो एक्सपेंडिचर, राइट। अच्छा, अब इन्होंने एक्सपेंडिचर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। रेवेन्यू बता दिया मैंने, और अकाउंटिंग क्वेश्चन बता दी, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग क्वेश्चन बता दिया, और इन सब की ऑलमोस्ट छोटी छोटी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी। बाकी मैंने कहा मैं हैंड आउट शेयर करूंगा, उसमें भी एग्जांपल्स आजा मौजूद, आप उस पर देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, जरा इधर देखिएगा। लास्ट वन इज एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो जो आपका एक्सपेंडिचर्स है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? नंबर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
and number 2 is capital expenditure, right? How many types of expenditures are there? 2. और ये चीजें पेपर में पूछी जाती है, आपको 4 एक्सपेंस लिख देंगे, बोलेंगे बताएं which one of them is to be classified as capital expenditure या revenue expenditure. तो first of all आपको ये पता होना चाहिए, you should know that how can we differentiate between capital and revenue expenditures, right? देखिए एक्सपेंस का मतलब क्या है, पैसा आएगा या जाएगा? अच्छा, ये जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, बड़ा आसान इनका डिफरेंस है, बड़ा सिरात मुस्तकीम है। और मैं तो इसको आम अल्फाज में ये कहता हूँ कि छोटे खर्चे और बड़े खर्चे, इस तरह हम कहते हैं ना सगीरा गुना और कबीरा गुना, छोटे गुना और बड़े गुना। तो छोटे गुना उलमा करम फरमाते ना, आपने इस दिन का रोजा रखा 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, अक्सर फजीलतें हम सुन रहे होते हैं, तो उससे मुराद होता है सगीरा गुना यानी छोटे गुना। कबीरा गुना अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, तौबा करने से अल्लाह ताला माफ फरमाता है। तो छोटे गुना और बड़े गुना, सगीरा गुना कबीरा गुना, तो छोटे खर्चे और छोटे खर्चे जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और जो बड़े खर्चे होते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है। अब डेफिनेशंस क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोस एक्सपेंडिचर्स whose benefits to be received during 1 year, वो खर्चे जिनके फायदे आपको कितने साल मिले, सिर्फ विद इन ईयर खत्म हो जाए, शरीयत अकाउंटिंग में उसको कौन सा एक्सपेंडिचर कहा जाता है? और आपके वो खर्चे, आपके वो एक्सपेंडिचर्स जिसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म हो, मोर देन 1 ईयर हो, इट इज टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज करें आपने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, इज दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? गाड़ी फ्री में तो नहीं आई है ना भाई, पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है ना, 10 लाख रुपए खर्च किए आपने, तो गाड़ी क्या 1 साल चलेगी या लंबे अरसे तक चलेगी? तो इसका मतलब क्या हुआ, इज दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? अब गाड़ी को जब रोड पे लेके गए, आपने पेट्रोल डलवा दिया 5000 रुपए का, अब 1 साल की छुट्टी हो गई, तो क्या ये एक्सपेंडिचर है? 5000 रुपए का नोट दिया ना अपने भाई, 5000 रुपए का खर्चा किया आपने, पेट्रोल डलवाया है। अब आप मुझे बताएं ये जो आपने पैसा खर्च किया है एक्सपेंस है या नहीं? इज दिस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? यस। फिर आपने 6 महीने बाद गाड़ी की सर्विस करवा ली, तो क्या वो भी लंबे समय से रेवेन्यू? क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं, सर्विस आपको हर 2-2.5 महीने बाद अगर आपकी रनिंग है तो करवानी पड़ेगी, तो कैपिटल है रेवेन्यू है? अच्छा, अब खुदा ना खास्ता 3 साल बाद गाड़ी का इंजन आपने बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ ड्राइविंग की, आपने ऑयल को प्रॉपर चेक नहीं किया, और नई गाड़ी का भी आपका 2-3 साल में इंजन बिल्कुल खत्म, जीरो। नाउ यू हैव टू चेंज इंजन, आपको नया इंजन लगवाना है। अब ये बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू? क्योंकि नया इंजन लगेगा, नई जिंदगी शुरू होगी, अब गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो वो खर्चे जिनके फायदे 1 साल से ज्यादा हो, शरीयत अकाउंटिंग में उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है, राइट? और वो जिनके बेनिफिट विद इन ईयर खत्म हो जाए, बिजली का बिल हर साल हर महीने देते हो, कौन सा एक्सपेंस है? शॉर्ट टर्म, 1 महीने का बेनिफिट। मुझे आईसीएम वाले हर महीने अलहमदुलिल्लाह सैलरी देते हैं, शॉर्ट टर्म, इनका एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये कौन सा है? हाँ। अब ये स्प्लिट आजकल थोड़ा सा मतलब है कि एक तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज है और फिर इशू भी आ रहा है, अब अगर ये चेंज करवा के नए स्प्लिट लगवा दें कैपिटल, ठीक है ना, इन स्प्लिट को छोटी मोटी रिपेयरिंग सर्विस करवा दें, फिर 4 महीने बाद मसला करेंगे, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। तो भाई छोटे खर्चे और बड़े खर्चे, छोटे खर्चे बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, that's all for today. Allah Hafiz wa Nasir, Pakistan Zindabad.